Hello and very good morning to all my viewers. This is Sona. Welcome back to my channel. I'm starting weekly current affairs guys, so in which we will cover all important current affairs regarding coming exams. But first of all guys, please subscribe and press bell icon to get all the notifications here. I have given link for previous day classes in description box so you can visit them and go to that special topics. So let's start guys. First question is डॉक्टर एस पद्मावती हु पास अवे रिसेंटली वॉज। डॉक्टर एस आई पद्मावती जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया एक जानी मानी थी राइटर, कार्डियोलॉजिस्ट, बैडमिंटन प्लेयर, पॉलिटिशियन। राइट आंसर इज कार्डियोलॉजिस्ट। भारत की जानी मानी और भारत की पहली फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट एस आई पद्मावती जिनका 103 ईयर्स में अभी हाल ही में कोरोना की यानी कोविड-19 की वजह से निधन हो गया। उन्होंने नेशनल हार्ट ऑफ इंस्टीट्यूट में 11 ईयर्स काम किया था और उन्होंने 1981 में NHI की स्थापना की थी और उन्हें अपने इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी भी बोलते हैं, गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी। उन्होंने 1954 में पहली कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब इस्टेब्लिश की थी। इंडिया की पहली कार्डियक लैब किसने इस्टेब्लिश की थी? सो दैट वाज डॉक्टर एस पद्मावती। इन्होंने 1962 में ऑल इंडिया हार्ट फाउंडेशन और 1981 में नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की इस्टेब्लिशमेंट की थी और उन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने 1967 में पद्म भूषण और 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट हिस्टोरिक डायरेक्ट फ्लाइट फॉलोइंग पीस डील बिटवीन विच टू कंट्रीज। शांति पहल के तहत पहली सीधी ऐतिहासिक उड़ान किन दो देशों के बीच संचालित की गई? यूएई एंड ईरान, यूएई एंड इजराइल, इजराइल एंड जापान, थाईलैंड एंड साउथ कोरिया। राइट ऑप्शन और राइट आंसर इज यूएई एंड इजराइल। यूएई और इजराइल के बीच पहले हिस्टोरिक डायरेक्ट फ्लाइट जो कि पीस डील के तहत थी शुरू की गई और इन्होंने अपने ये जो मध्य एशिया है उसमें शांति की ये पहला स्टेप है, ऐतिहासिक स्टेप है जो यूएई और इजराइल ने उठाया है। ये इनका जो विमान था वो आबू धाबी पहुंचा और इसके साथ ही फ्यूचर में जो अलग से जो निवेश हैं, पर्यटन है, टूरिज़्म है और जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं, सिक्योरिटी है, टेलीकॉम है और जो दूसरे मुद्दे हैं उस पर भी द्विपक्षीय समझौते पर बात करने के लिए अब रास्ते ओपन हो गए हैं। इसके साथ ही अबू धाबी से दोनों देश तेल अवीव तक फ़्लाइट शुरू करने की भी बात कर रहे हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया? भेल, CSIR, सेल, DRDO। राइट आंसर इज CSIR। CSIR ने CMERI के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोलर ट्री डेवलप किया है। ये सोलर ट्री दुनिया में सबसे बड़ा है और इसको CSIR और CMERI की दुर्गापुर में जो उनकी आवासीय कॉलोनी है वहाँ पर इसको तैयार किया है। और ये जो सोलर ट्री है वो इतना बड़ा है या इसको ये कहें कि ऐसे इसको डेवलप किया है कि इसका हर एक यानी सिंगल पैनल ज़्यादा से ज़्यादा सन की लाइट को कैप्चर कर सकेगा। हु वन वर्ल्ड्स फर्स्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर टाइटल इन MSO लंदन। किसने MSO लंदन में दुनिया का सबसे तेज मानव कैलकुलेटर शीर्षक जीता? विक्टोरिया अरेनिका, N भानुप्रकाश श्रीनिवास, शकुंतला देवी। राइट आंसर इज N भानुप्रकाश। N भानुप्रकाश जिनका पूरा नाम नीलकांत भानुप्रकाश है जो केवल 20
साल के हैं। उन्होंने लंदन में होने वाली माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड, जो कि MSO माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड जो लंदन में जो कंप्लीट हुई, उसमें इन्होंने ह्यूमन कैलकुलेटर यानी कि सबसे तेज मानव कैलकुलेटर का टाइटल जीता। इनके नाम पे 50 लिम्का रिकॉर्ड्स भी हैं। मूव टू नेक्स्ट। नेम द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु पास्ड अवे रिसेंटली आफ्टर लॉन्ग इलनेस। अभी हाल ही में भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया? टैमोनस घोष, प्रणब मुखर्जी, जे अजबन खान, सुरेश अमोनकर। राइट आंसर इज प्रणब मुखर्जी। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी का अभी हाल ही में लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। उनको कोविड-19 की भी जो इन्फेक्शन था उससे भी उनको अफेक्ट हुआ था, और इनको एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक की वजह से उनका जो ब्लड प्रेशर था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, या ये कहें बंद हो गया था काम करना, जिसकी वजह से जो बॉडी के अदर ऑर्गन्स थे उनको ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ऑर्गन फेलियर हो गया और वो कोमा में चले गए और बाद में उनकी डेथ हो गई। मूव टू नेक्स्ट। India, along with which two countries, agreed to launch an initiative to achieve supply chain resilience in Indo-Pacific region? भारत ने किन देशों के साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में लचीली आपूर्ति श्रृंखला पहल शुरू करने का निर्णय लिया है? कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन एंड USA, जापान। यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया। सो राइट आंसर इज जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। भारत ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडो पैसिफिक रीजन में लचीली आपूर्ति श्रृंखला डेट इज सप्लाई चेन रेजिलियंस की पहल शुरू करने का निर्णय लिया है। ये शुरू क्यों की गई है? तो जापान और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए एक त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल के शुभारंभ के तहत इस चीज़ को शुरू किया है, जो कि ये जो प्रपोज़ल था ये जापान का ही था और उसे फिर ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने एक्सेप्ट करके इसको शुरू किया। अब इसका पर्पज़ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ये जो जापान का प्रपोज़ल है ये एक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए इंडो पैसिफिक को एक आर्थिक महाशक्ति में बदलना और भागीदार यानी जो भी उसमें पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ हैं उनके बीच एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस स्थापित करना, ये इस इनिशिएटिव का सबसे बड़ा मोटिव है। मूव टू नेक्स्ट। Who has launched पैन इंडिया GTAM? किसने हाल ही में पैन इंडिया GTAM को लॉन्च किया? पीयूष गोयल, RK सिंह, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र पटेल। राइट आंसर इज RK सिंह। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जो मिनिस्टर हैं राजकुमार सिंह, RK सिंह, उन्होंने पैन इंडिया GTAM को लॉन्च किया। GTAM का फुल फॉर्म क्या है? ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। ये वर्ल्ड के जो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट मार्केट हैं उनके जो रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है उसके लिए ये GTAM काम करता है। अब ये जो GTAM है इसको लॉन्च करने के पीछे तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनको प्रोवाइड करके जो भी फ्लेक्सिबल प्राइसेस हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, एनर्जी के सेक्टर में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको और ज़्यादा इंक्रीज़ करना नंबर को, ये इस ये GTAM का पैन इंडिया GTAM का ऑब्जेक्टिव है। मूव टू नेक्स्ट। PM किसान संपदा योजना इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सप्लाई चेन स्ट्रक्चर। हियर संपदा स्टैंड फॉर। PM किसान संपदा योजना एक कॉम्प्रिहेंसिव सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है। संपदा का फुल फॉर्म क्या है? आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन है। स्कीम फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, स्कीम फॉर एग्रीमेंट ऑफ प्रोसेसिंग, या स्कीम फॉर ऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग।
राइट आंसर इज स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, जो कि संपदा का फुल फॉर्म है। क्या है ये? तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसकी जो शुरुआत थी वो की गई थी 2017 में, 2017 में की गई थी, और ये एग्रीकल्चरल बेस्ड योजना है, यानी कि ये एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है इस योजना। और इसका जो मेन उद्देश्य है, यानी ये योजना क्या है, क्यों है, तो जो एग्रीकल्चर है उसका मॉडर्नाइजेशन करना, और जो एग्रीकल्चर में जो लॉस होता है उसको कम करना, उसको लेसन करना ही इस जो योजना है उसका मेन उद्देश्य है। अब इस योजना के अंतर्गत क्या है, तो 15,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार को निर्माण करना, सृजन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, कृषि उपज की जो शेल्फ लाइफ है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो एग्रीकल्चर में जो लाइफ है एग्रीकल्चर की, उसको और ज़्यादा बढ़ाना, नए नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, और जो फार्मर्स हैं उनकी जो भी इनकम है उसमें स्टेबिलिटी लाना, वो इस सारी संपदा योजना के अंतर्गत आता है। मूव टू नेक्स्ट। विच मिनिस्ट्री हैज़ इंक्ड 2,580 करोड़ डील्स विद L&T एंड टाटा फॉर पिनाका प्रोग्राम्स? किस मिनिस्ट्री ने पिनाका प्रोग्राम के लिए टाटा और L&T के साथ 2,580 करोड़ डील को अनुबंधित किया? ऑप्शंस आर कोल एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, MHRD और कॉमर्स मिनिस्ट्री। राइट आंसर इज डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में L&T एंड टाटा कंपनीज़ के साथ पिनाका प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए या इसको सर्वाइव करने के लिए 2,580 करोड़ की डील साइन की है। अब ये डील बेसिकली हुई किस लिए है, तो भारत चीन सीमा पर जो टेंशन बढ़ रही है उसके बीच जो अपनी आर्मी की सेना उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने टाटा पावर और L&T के साथ पिनाका, एक रॉकेट है, ये पिनाका है, तो पिनाका नाम के रॉकेट लॉन्चर के लिए, रॉकेट लॉन्चर है ये एक्चुअली, पिनाका जो प्रोग्राम है वो रॉकेट को लॉन्च करते हैं, तो रॉकेट लॉन्चर के लिए 2,580 करोड़ रुपए की डील साइन की है। इसमें जो BEML इस प्रोजेक्ट में काम करेगी और इसके लिए यानी लॉन्चर के लिए व्हीकल सप्लाई करेगी। जो भी PSLV या फिर ये सब होते हैं जिनको लॉन्च करने के लिए व्हीकल की ज़रूरत होती है, और इस तरीके से जो हमारी इंडिजिनस डील है उसके साथ जो चीन पाक और जो सीमा है उस पर इंडिया की जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मूव टू नेक्स्ट। नेम द कंट्री इंडिया हेल्ड वाइड रेंजिंग डिस्कशंस वर्चुअली विद। उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने समुद्री सुरक्षा और सहकारिता पर आभासी बैठक की। कोलंबिया, थाईलैंड, नाइजीरिया, चाइना। राइट आंसर इज नाइजीरिया। नाइजीरिया के फॉरेन मिनिस्टर और हमारे भारत के फॉरेन मिनिस्टर दोनों ने ही 2020 में अभी वर्चुअली डिस्कशन किया है, जो कि वाइड रेंजिंग है, यानी उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें क्या क्या हैं देख लेते हैं। तो उसमें बहुलवाद, समावेशिता, सतत मूल्य के विकास और दोनों ही पक्षों को लाभ पहुंचाने के लिए पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, बिजनेस, डिफेंस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंटल और स्पिरिचुअल मेलजोल पर बात करने के लिए ये वर्चुअली जो डिस्कशंस हुए थे। इसमें इन्होंने जो भी रक्षा उपकरण सहायता या फिर मेडिकल और जो उनके रख रखाव हैं, टेररिज्म का मुकाबला है, उग्रवाद विरोध के लिए जो भी डिफेंस हैं, तो उन सारे क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए ये बैठक शुरू की गई थी। मूव टू नेक्स्ट। थीम ऑफ द वर्ल्ड कोकोनट डे 2020। विश्व नारियल दिवस 2020 की थीम क्या है? Options are save the coconut, invest in coconut, to save the world, grow more coconut, love life, investing is the future. Right answer is invest in coconut. अभी हाल ही में ये कोकोनट डे 2020 सेलिब्रेट किया गया, और ये कब सेलिब्रेट किया गया, तो ये किया गया था 2 सितंबर को। 2 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया था।
और इसकी जो थीम थी इस साल की वो थी इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड, दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश करें। इस दिन को भारत सहित जो भी एशिया और पैसिफिक रीजन में जो भी देश आते हैं वो इसको मनाते हैं। और भारत में जो कोकोनट है वो केरला, कर्नाटका, सुंदरबन, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में उगता है। और ये दिन जो मुख्य रूप से एशिया और प्रशांत नारियल समुदाय यानी APCC, एशिया पैसिफिक कोकोनट जो कम्युनिटी है उसके द्वारा मनाया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है ये जो डे है सेलिब्रेट करने के पीछे नारियल की जो गरीब लोग हैं उनकी जो गरीबी है उसको कम करने में नारियल की इम्पोर्टेंस बताने के लिए ही इसको सेलिब्रेट करते हैं। मूव टू नेक्स्ट। वॉट इज़ लीगो? LIGO। लीगो क्या है? ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, वॉइस चैटबॉट, ट्रांजेक्शन ऐप। राइट आंसर इज वॉइस चैटबॉक्स। लीगो एक वॉइस चैटबॉक्स है जिसे ICI ने शुरू किया, ICICI प्रोडेंशियल ने इसको शुरू किया है। अब क्या है इसमें, तो ये लीगो के नाम से एक AI पावर्ड वॉइस चैटबॉक्स है जो कि ICICI ने लॉन्च किया है। ग्राहक और नीतिधारक सिर्फ वॉइस कमांड देकर उत्पादों पे यानी प्रोडक्ट्स पे अपने क्वेश्चंस को हल करने के लिए इस सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। कंपनी के जो अकॉर्डिंग बात करें तो कस्टमर्स अपने स्मार्टफोन पर गूगल असिस्टेंट को एक्टिव करके और अपनी नीतियों के बारे में अपनी पॉलिसी नंबर या फिर मोबाइल नंबर बता करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has overtaken Facebook founder Mark Zuckerberg to become the world's third richest person? दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए किसने मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ा? ये जेफ बेजोस, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जेफ बेजोस है, एलन मस्क, बर्नार्ड अमॉल्ट, बिल गेट्स। राइट आंसर विल बी एलन मस्क। एलन मस्क ने अभी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए फेसबुक के जो फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग उनको पीछे छोड़ दिया है। ये सर्वे किसने कराया है? तो ये ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स ने कराया है और इसी के अकॉर्डिंग ये दुनिया के सबसे तीसरे अमीर व्यक्ति बन गए हैं एलन मस्क। और ये अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स के CEO हैं और अब दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और ये 49 ईयर्स जो अरबपति थे जो ये फेसबुक के जो को फाउंडर थे मार्क जुकरबर्ग उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और इनकी जो नेटवर्थ है वो है 115.4 बिलियन डॉलर इनकी बढ़ चुकी है, जबकि जुकरबर्ग की जो थी वो थी 110.8 बिलियन डॉलर। फर्स्ट नंबर पे जेफ बेजोस हैं और जो सेकंड नंबर है उस पे हैं बिल गेट्स। इन जेफ बेजोस वो फर्स्ट हैं, बिल गेट्स सेकंड हैं और एलन मस्क थर्ड नंबर पे हैं। मूव टू नेक्स्ट। Who will become the new Prime Minister of Tunisia? ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया? ऑप्शंस आर एलिस फैक, यूसुफ चेहद, हेचिम मेनिची, नेबिल करावी। राइट आंसर इज हेचिम मेचिची। हिचमे मेचिची को अभी ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री डिक्लेयर किया गया है और इनको नए प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दे दी गई है। और इससे पहले 46 साल के जो मिनिस्टर थे उन्होंने बताया कि आर्थिक और सामाजिक संकट से ये बाहर निकलने के लिए अब बहुत ज़रूरी है कि हेचिम मेचिची को प्रधानमंत्री बनाया जाए। So move to next. Which fintech company has been named fastest growing fintech startup across the world in fintech 250 list? किस fintech कंपनी को fintech 250 सूची में सबसे तेज बढ़ते fintech स्टार्टअप का नाम दिया गया है? MSY, Razorpay X, Quadient, Lufax।
राइट आंसर इज रेजर पे एक्स। रेजर पे एक्स को फिनटेक कंपनी की जो 250 की जो सूची है उसमें सबसे तेज़ी से बढ़ते फिनटेक स्टार्टअप का नाम दिया गया है। और रेजर पे ने हर महीने लगभग 35% की वृद्धि दर्ज की है। और इस अभी जो टाइम है उसमें डिजिटल भुगतान क्षेत्र में लगभग बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। और कंपनी ने हाल ही में नौ बैंकिंग प्लेटफॉर्म रेजर पे एक्स पेश किया था और ये पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कंपनी का ऑफिन का अधिकरण किया था इसमें। मूव टू नेक्स्ट। तेलुगु लैंग्वेज डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट इन इंडिया। तेलुगु भाषा दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ऑफ 14 अगस्त, 29 अगस्त, 3 सितंबर, 4 नवंबर। राइट आंसर है 29 अगस्त। हर साल 29 अगस्त 29 अगस्त को भारत में तेलुगु लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करते हैं। ये जो दिन है ये आंध्र प्रदेश राज्य में जो तेलुगु लैंग्वेज और तेलुगु कवि गिडडू वेंकट राममूर्ति के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इनका जो मनाने के पीछे जो रीज़न है वो तेलुगु जो पोएट थे उनकी गिडगू वेंकट राममूर्ति उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। भाषा के डेवलपमेंट के लिए संस्कृति विभाग हर साल ये डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट्स करता है। और जो ये उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं इन्होंने दक्षिण अफ्रीका तेलुगु समुदाय द्वारा आयोजित हमारी भाषा हमारा समाज और हमारी संस्कृति को 2020 में संबोधित किया। मूव टू नेक्स्ट। नेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वीमेन टू गेट यूके मेमोरियल फ्लैग। पहली भारतीय मूल की महिला का नाम बताइए जिसने लंदन मेमोरियल पट्टिका हासिल करने का गौरव प्राप्त किया है। अमीना बेगम, नूर इनायत खान, सौम्या स्वामीनाथन, नीरजा भनोट। राइट आंसर इज नूर इनायत खान। वेरी प्राउडली नूर इनायत खान जो कि इंडियन ओरिजिन वीमेन है उन्हें पहली बार यूके मेमोरियल प्लाग जो कि पहली भारतीय हैं महिला हैं उन्हें यूके मेमोरियल प्लाग हासिल करने का गौरव प्राप्त हुआ। अब ये है क्या तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ब्रिटेन के लिए जासूसी का काम करने वाली नूर इनायत खान लंदन में मेमोरियल पत्रिका पाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी। लंदन में जहाँ पर ये नूर इनायत खान रहती थी उसको विशिष्ट नीली पट्टिका मिली है। और ये जो नूर इनायत खान हैं ये टीपू सुल्तान की ही वंशज हैं। और ये पहली महिला रेडियो ऑपरेटर थी जिसे कोड ने मेडेलिन के तहत फ्रांस में भेजा गया था। तो जो ये नूर इनायत खान ये क्या थी? ये स्पाई थी। मूव टू नेक्स्ट। इंडिया को स्पॉन्सर्ड यूएन रेजोल्यूशन टेबल्ड बाय विच कंट्री ऑन वीमेंस रोल इन पीस कीपिंग मिशन। भारत ने किस देश के प्रस्ताव को से प्रायोजित किया जो शांति अभियान में महिलाओं की भागीदारी की मांग करता है? ऑप्शन है जापान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, नेपाल। राइट आंसर इज इंडोनेशिया। अभी हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इंडोनेशिया द्वारा समर्थित एक जो सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव था उसको स्पॉन्सर किया है जो शांति मिशन में महिलाओं की भागीदारी की मांग करता है। इंडोनेशिया इस समय प्रेजेंटली यूएन सुरक्षा परिषद में एक गैर स्थायी सदस्य है और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने इस प्रस्ताव का पूरी तरीके से समर्थन किया था। Move to next. India with which country collaborating in textile and clothing sector for better understanding of quality in trade। भारत ने गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? ऑप्शन है यूके, जापान, फ्रांस, चाइना। राइट आंसर इज जापान। क्या हुआ अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुणवत्ता वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी दे दी है। ये जो समझौता है वो उससे निस्केन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर जो कि जापान टेक्सटाइल कमेटी को भारत में सहकारी परीक्षण और निरीक्षण सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त करता है।
नेक्स्ट, नेम द क्रूड कैरियर शिप दैट कॉट फायर ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका। उस क्रूड कैरियर शिप का नाम बताइए जिसने अभी हाल ही में श्रीलंका के पूर्वी तट पर आग पकड़ ली। ऑप्शन आर ट्विंकलिंग स्टार्स, न्यू डायमंड, पनामा, INS सह्याद्री। राइट आंसर इज न्यू डायमंड। क्या हुआ है, अभी न्यू डायमंड नाम का एक वेरी लार्ज क्रूड कैरियर शिप जो इंडियन ऑयल कॉर्प की पारादीप रिफाइनरी द्वारा किराए पर लिया गया था, उसमें श्रीलंका के जो पूर्वी तट है वहाँ पर इसमें आग लग गई। जो कैरियर का जो टेल टैंकर था न्यू डायमंड, जो कुवैत से इंडियन ऑयल की पारादीप रिफाइनरी के लिए कच्चा तेल लेके आ रहा था, भारतीय जो तटरक्षक जो बल हैं उन्होंने इसको आग बुझाने के लिए 3 जहाज़ भेजे थे। और ये जो न्यू डायमंड क्रूड कैरियर जो शिप था, ये काफ़ी बड़ी मात्रा में तेल लेकर आ रहा था और श्रीलंका के ईस्टर्न कोस्ट पर ही इसमें आग लग गई। मूव टू नेक्स्ट। GGJPEC organized first ever buyer and seller virtual meet for which of the stone। JJPEC ने पहली बार किस आभूषण के लिए वर्चुअल क्रेता और विक्रेता मीट का आयोजन किया। ऑप्शन आर रूबी, लूज डायमंड, सफायर, सिल्वर। राइट आंसर इज लूज डायमंड। लूज डायमंड अभी जो ये रत्न और आभूषण निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जेम एंड, जो कि इसका फुल फॉर्म है जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी पहली वर्चुअल क्रेता यानी कि बायर और सेलर मीट का आयोजन किया है। ये JPEC क्या है, तो ये है जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। Move to next. Germany has launched its Indo-Pacific strategy with which country? जर्मनी ने अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति किस देश के साथ लॉन्च की? ऑप्शन है इंडोनेशिया, इंडिया, चाइना, जापान। राइट आंसर इज इंडिया। अभी जर्मनी ने हाल ही में भारत के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की है। यूरोपीय संघ के जो अध्यक्ष और यूरोप की सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है जो कि जर्मनी है, उसने अभी इंडिया के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की है। और इस रणनीति में क्या है, तो इसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो चाइनीज़ यानी जो चाइना का बिहेवियर है उसके बारे में बात की गई है, उसके रेफरेंस दिए गए हैं। जर्मनी ने बिम्स्टेक और इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाने की बात की है। और ये जो स्ट्रेटजी है वो समुद्री सिक्योरिटी और आपदा जोखिम प्रबंधन पर भी काम करेगा, साथ ही ये भी बात बताई गई है। नेक्स्ट, विच स्टेट इज़ एक्सपेक्टिंग टू गेट्स इट्स GI सर्टिफिकेट फॉर तमेलोंग ऑरेंज। किस राज्य को अपने तमेलोंग ऑरेंज के लिए GI सर्टिफिकेट मिलने की उम्मीद बताई जा रही है? कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। राइट आंसर इज मणिपुर। मणिपुर राज्य अपने तमेलोंग ऑरेंज के लिए GI सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है। क्या है, तो मणिपुरी के जो ब्लैक राइस हैं उसको GI टैग मिलने के बाद अब इनको अपने स्पेशल तमेलोंग ऑरेंज के लिए टैग मिलने की उम्मीद है। मणिपुरी का जो ब्लैक राइस है, इसके पहले जो मिला था उसको, तो उस ब्लैक राइस को जो लोकली नाम दिया था तो वो नाम था चखाओ। इसको लोकली नाम दिया था और इसको GI टैग मिला था। अब इसके बाद तमेलोंग ऑरेंज है जिसको GI टैग मिलेंगे। तो ये ये जो तमेलोंग ऑरेंज है क्या, तो ये एक मैंड्रिन ग्रुप का स्पेशल फ्रूट क्रॉप है जो कि सिर्फ और सिर्फ तमेलोंग डिस्ट्रिक्ट में ही उगता है। इस डिस्ट्रिक्ट की वजह से इसका नाम दिया गया है तमेलोंग, और इसी तमेलोंग डिस्ट्रिक्ट में उगता है। और इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल अलग है और ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट, ब्लेंडली और काफ़ी ज़्यादा डार्क है, यानी कि रिच ऑरेंज है, जिसकी वजह से इसको GI टैग मिलने की उम्मीद है। मूव टू नेक्स्ट। नेम द टाइफून दैट हिट द सदर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया के दक्षिणी और पूर्वी तट से टकराने वाले तूफान का क्या नाम है?
टाइफून मैसक, टाइफून जंगमी, टाइफून फानी, टाइफून ओहो। राइट आंसर है टाइफून मैस्क। टाइफून मैसक जो कि काफ़ी पावरफुल था, अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया के सदर्न और ईस्टर्न कोस्ट पे आया, टकराया और बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं वो पूरे जो फ्लड हैं, बिल्डिंग्स टूट गई, फ्लड्स से पूरी रोड्स भर गई और वहाँ पे जो लोग हैं वो अपने घरों से छोड़कर जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा एक आदमी या ये कहें एक पर्सन के मरने की खबर है, जबकि बहुत ही ज़्यादा लोग इससे अफेक्ट हुए हैं। बहुत ज़्यादा लोग इससे परेशान होकर के अपने घरों को, अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हैं। मूव टू नेक्स्ट। ट्रायल रन ऑन गुमटी न्यू रिवर रोड कनेक्टिंग बांग्लादेश विद विच कंट्री। गुमटी नदी पर नया ट्रायल रन बांग्लादेश और किस देश के बीच शुरू किया गया है? ऑप्शन आर म्यांमार, नेपाल, इंडिया, चाइना। राइट आंसर इज इंडिया। अभी हाल ही में इंडिया और बांग्लादेश के बीच गुमटी नदी पर नया ट्रायल रन शुरू किया गया। अब इंडिया में ये कहाँ किया गया है? तो इंडिया में ये किया गया है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में किया गया है और ये 93 किलोमीटर्स लंबे सोनामुरा दाउकांडी इनलैंड जलमार्ग, इसको जो नाम दिया गया है वो शुरू हो गया है। जो त्रिपुरा की जो कैपिटल है उससे लगभग 55 किलोमीटर वेस्ट में स्थित एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सोनामुरा। तो वहाँ पे एक जेट्टी बनाई गई है और ये जेट्टी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो गोमती रिवर है उसके ज़रिए नए जलमार्ग को यानी नए रिवर रोड को शुरू करेगा। मूव टू नेक्स्ट। Which American city has been named as World War II Heritage City by President Trump? किस अमेरिकन सिटी को राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी घोषित किया गया? सियाटल, विल्मिंगटन, टक्सन, ऑरलैंडो। राइट आंसर है विल्मिंगटन। अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिणी अमेरिकी राज्य उत्तरी कैरोलिना में जो स्थित एक सिटी है विल्मिंगटन, उसको दूसरे विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले हेरिटेज सिटी यानी विरासत शहर के रूप में डिक्लेयर किया है। ये जो डिक्लेरेशन है ये द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 75वीं वर्षगांठ पर किया गया है। विश्व युद्ध के दौरान जब ये क्यों किया गया है, तो विश्व युद्ध के टाइम जो विलिंगटन उत्तरी कैरोलिना शिप बिल्डिंग जो ये कंपनी थी वो उसी का एक हिस्सा थी और आपातकालीन जहाज निर्माण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इसने 5 साल में लगभग 243 जहाज का निर्माण किया था। और राष्ट्रपति ने पिछले साल इसके लिए एक एग्रीमेंट किया था, हस्ताक्षर किए थे, जिसमें हर साल कम से कम एक शहर को अमेरिकी द्वितीय विश्व युद्ध के हेरिटेज सिटी के रूप में नामित किया जाएगा। और ये जो नामित है या जो नामांकन है वो द्वितीय विश्व युद्ध के जो नायक हैं उन्हीं के कंट्रीब्यूशन पे बेस्ड है। नेक्स्ट, नेम द न्यू लैंग्वेजेस दैट आर टू बी एडेड टू जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज लिस्ट। जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं के लिस्ट में जोड़ी जाने वाली नई भाषाएं कौन सी? हिंदी, इंग्लिश, कश्मीरी। यहाँ पर हिंदी 2 बार हो गया है। हिंदी, डोगरी, कश्मीरी, उर्दू, इंग्लिश, डोगरी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। तो राइट आंसर इज़ हिंदी, डोगरी, कश्मीरी। जम्मू कश्मीर की जो आधिकारिक भाषाएं हैं उनकी जो लिस्ट में अभी हिंदी, डोगरी, कश्मीरी को ऐड किया गया है। जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है उनकी जो शक्तियां हैं उनसे जो गवर्नमेंट ने हिंदी को जम्मू कश्मीर की राजभाषा बनाया है। इसके लिए कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। अब उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी राज्य की आधिकारिक भाषाएं होंगी। कौन कौन सी? हिंदी, डोगरी, कश्मीरी और उर्दू और इंग्लिश। ये 5 भाषाएं कश्मीर की आधिकारिक यानी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। मूव टू नेक्स्ट। सुप्रीम कोर्ट इश्यूज नोटिस टू विच स्टेट गवर्नमेंट्स प्ली टू मेक इंग्लिश एज मीडियम ऑफ एजुकेशन इन स्कूल।
सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार के अनिवार्य अंग्रेजी माध्यम के फैसले के खिलाफ आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया? ऑप्शन है तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। राइट जो आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पर अंग्रेजी को जो शिक्षा का माध्यम बनाने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ जो हाई कोर्ट का आदेश था उस पर रोक लगाने से मना कर दिया है। इससे पहले जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि अंग्रेजी 2021 के जो भी एकेडमिक ईयर होगा 2021 से जो भी एकेडमिक ईयर होगा उसमें कक्षा फर्स्ट से 6 तक के सारे सरकारी स्कूलों के लिए जो माध्यम होगा वो इंग्लिश होगा। Next, which state site and remains has been declared by Archaeological Survey of India to be of national importance? किस राज्य के साइट और अवशेषों को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात। राइट आंसर इज़ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बागपत जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें महाभारत कालीन सादिकपुर सिनौली गांव, वहाँ पे गांव है सिनौली, उसको एएसआई द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। एएसआई आगरा सर्किल ने सादिकपुर को नेशनल इम्पोर्टेंस का पुरातात्विक स्थल घोषित करने की सूचना दी है। ये जो आगरा सर्किल का कितने नंबर का हो जाएगा? तो 267 नंबर का स्मारक बनेगा। इसके जो 3 चरण में जो यहाँ पे एक्सकेवेशन हुआ है उसमें क्या क्या मिले हैं? तो उसमें शाही ताबूत, रथ, एक महिला का कंकाल, धनुष और तांबे की तलवार सहित और भी चीज़ें मिल चुकी हैं। अब ये जो यहाँ पे जो पुराशेष मिले हैं उसमें मानव बस्ती के प्रमाण ईंटों की दीवारें और ये जो महिला का कंकाल मिला है उसके ईयर से गोल्ड के आभूषण भी मिले हैं, जिसकी वजह से इसको नेशनल इम्पोर्टेंस का की साइट डिक्लेयर किया गया है। मूव टू नेक्स्ट। इंडिया सिक्योर्ड विच पोजीशन इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है 65th, 48th, 50th, 78th। राइट आंसर इज 48। अभी जो हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 जारी हुआ उसमें भारत का जो स्थान है, जो पोजीशन है वो है 48। इस पर जो भी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स सूचकांक है तो इसमें जो टॉप 5 देश हैं उसमें स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड शामिल हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब इंडिया 50 कंट्रीज़ में शामिल हुआ है, यानी कि 50 शीर्ष जो 50 हैं उसमें शामिल हुआ है। और मध्य और दक्षिण एशियाई देशों में ये जो सूचकांक है उसमें टॉप पे बना हुआ है। बाकी जो अदर कंट्रीज है जैसे नंबर 1 पे है स्विट्ज़रलैंड, नंबर 2 पे है स्वीडन और नंबर 3 पे है अमेरिका, नंबर 4 पे है ब्रिटेन, नंबर 5 पे है नीदरलैंड। ये इसमें टॉप पे बने हुए हैं। नेक्स्ट, हु विंस बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स 2020 टाइटल? बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आर वॉल्टेरी बोल्टास, लेविस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपेन, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया। ये कहाँ के हैं? तो ये ब्रिटेन के मर्सिडीज रेसर हैं। और ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये बेल्जियम के स्पा फ्रैंकोचैम्प्स में आयोजित की गई थी। जबकि जो सेकंड पोजीशन पे थे वो थे वॉल्टेरी बोल्टास और ये जो थर्ड पोजीशन पे थे तो वो थे मैक्स वर्स्टैपेन जो कि नीदरलैंड से हैं। ये नीदरलैंड से हैं और वॉल्टेरी बोल्टास तो ये हैं फिनलैंड से। जबकि लुइस हैमिल्टन ये फर्स्ट पोजीशन पे हैं और ये आते हैं ब्रिटेन से।
So guys, that's all for today. Thanks for watching. Hope you would have enjoyed this lecture. If you have any suggestions or any query, you can drop them in comment box. Please go to description box and view the previous topics, and don't forget to subscribe and press the bell icon so that you can get all the notifications here. Keep watching, keep supporting, stay tuned, take care, and bye bye.